सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस अध्याय का हमारा 13वां पार्ट होने वाला है और इसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से निषेचन के बाद जो अंडाणु होता है वो ह्यूमन में चेंज होता है, यानी कि जाइगोट में चेंज होता है, और जाइगोट से किस तरीके से क्लीवेज द्वारा भ्रूण या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो कुल मिला जुलाकर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किस तरीके से भ्रूण का विकास होता है। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले से ही मालूम है क्या चीज, कि ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल के यूट्रस या गर्भाशय का। ये जो गर्भाशय होता है, यहाँ पर आपको लेयर दिख रही है इसका, और इसके अलावा आपको यहाँ पर दो ब्लैक कलर की संरचनाएं दिख रही है, गोल गोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अंडाशय या ओवरी बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर की संरचनाएं हैं गोल गोल, इनको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, या हिंदी में इसे अंडाशय बोला जाता है। अब जो अंडाशय है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, एक लंबी सी नलिका से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, या जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी बोलते हैं। अंडवाहिनी क्यों बोला गया, क्योंकि इस अंडाशय से निकलने वाला जो अंड होता है, यानी कि जो अंडाणु या ओवम होता है, वो कहां पर जाता है, इस नलिका में ही आता है, और इस नलिका के एम्पुलरी भाग में आता है। क्लियर है बात। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो आप देखेंगे कि यहां से क्या होगा, एक अंडाणु इस तरीके से निकलेगा, किस प्रोसेस द्वारा, ओव्यूलेशन प्रोसेस द्वारा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है भ्रूण के विकास में, वो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ओव्यूलेशन, या जिसे हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। यानी कि अंडोत्सर्ग क्या है, तो अंडोत्सर्ग क्या होता है कि अंडाणु अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अब ये अंडाणु कहां पर आएगा, इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी भाग में आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब ये आएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये वेट करेगा किसका, स्पर्म का या शुक्राणु का। कौन, अंडाशय, यानी कि जो अंडाणु है अंडाशय से निकला हुआ, ये अंडाणु वेट करता है स्पर्म या शुक्राणुओं का, जब तक कि वो इसके पास आकर के इसे निषेचित नहीं कर देते। अब होता क्या है कि मेल जो होगा फीमेल के योनि या विजाइना में क्या करेगा, अपने स्पर्म को इजैकुलेट करेगा, या बोल सकते हैं सीमन को इजैकुलेट करता है, और इसी सीमन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिनकी संख्या 30 से 40 मिलियन के आसपास होती है। लेकिन उनमें से केवल 200 से 400 शुक्राणु क्या होते हैं, इस विजाइना के अम्लीय बोल सकते हैं स्थिति को झेल पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। तो इनमें से, यानी कि जो 30 से 40 मिलियन शुक्राणु निकल रहे हैं, इनमें से केवल 200 से 400 शुक्राणु क्या होते हैं, जीवित रह पाते हैं। अब ये जो शुक्राणु जीवित है, ये क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ से होते हुए, गर्भाशय की भित्ति से होते हुए कहां पर चले जाएंगे, इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। और जब ये इस फैलोपियन ट्यूब में आएंगे तो इस अंडाणु या बोल सकते हैं जिसे ओवम को निषेचित कर देंगे या फर्टिलाइज कर देंगे। अब जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक सेल है, यानी कि ये जो आपका अंडाणु की संरचना है या ओवम है। अब इस ओवम में क्या मिल रहा है, इसका एक सेल मिल रहा है, यानी कि जो होता है ओवम उसका न्यूक्लियस मिल रहा है, और इसके अलावा जो स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर रहा है उसका भी न्यूक्लियस इस अंडाणु के अंदर आ जाता है। अब ये जो अंडाणु हो गया है, यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस और इस अंडाणु का खुद का न्यूक्लियस आपस में संलयित होकर के जो संरचना बनाती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट, या जिसे बोला जाता है यूग्मनज। तो यूग्मनज जो है ये कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस अंडाशय का न्यूक्लियस तो है ही साथ क्या हुआ है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो भी इस अंडाशय के अंदर आ चुका है, जिसके कारण द्विगुणित संरचना बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, या हिंदी में इसे बोलते हैं यूग्मनज। तो दूसरा स्टेप जो होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में निषेचन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडोत्सर्ग होने के बाद क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर थी बात। अब आगे अगर बढ़े तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, हमारा संरचना यानी कि यूग्मनज या जाइगोट बन चुका है। अब ये जाइगोट होता है, इसके अंदर होगा अगला स्टेप जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं या विदलन बोलते हैं। अब विदलन में होता क्या है, तो विदलन में क्या होगा, ये यूग्मनज या जाइगोट विभाजन नहीं करेगा, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य होता है वो विभाजन करता है, और इसके अंदर यानी कि यूग्मनज के अंदर ही कई सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, और जब पहली बार क्लीवेज होता है तो ये कितनी अवस्था में आ जाता है, 2 सेल स्टेज में आ जाता है। यानी कि इस यूग्मनज या जाइगोट के अंदर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। आपको एक लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, एक राइट साइड दिख रहा होगा, ये 2 कोश की अवस्था में आ जाता है कौन, यूग्मनज। अब जब फिर से क्लीवेज होता है तो ये 4 सेल स्टेज में आ जाता है, यानी कि इसमें 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इसी तरह से ये क्लीवेज होता रहता है लगातार, और 4 से 8 कोशिका बन जाएंगी, यानी कि 8 सेल स्टेज में आ जाएगा ये यूग्मनज। और इस बोल सकते हैं इस सेल के अंदर जो कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, इस कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, इनको ब्लास्टोमियर बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 8 कोशिकाओं की अवस्था में आ गया है कौन, यूग्मनज, और ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है क्लीवेज। अब क्लीवेज के थ्रू जब ये 8 कोशिका की अवस्था में आ जाता है तो इसके बाद फिर एक बार इसमें क्लीवेज होता है,
और ये अंत में किस अवस्था में आ जाता है, 16 सेल स्टेज में, यानी कि जिसे हम बोलते हैं 16 कोशिकीय अवस्था। अब जब ये 16 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है तो इस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरुला बोला जाता है, या इसे हिंदी में हम तूतक बोलते हैं। अब याद रखिएगा, इस मोरुला के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर की कोशिकाएं दिख रही हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर बोला जाता है। यानी कि जब 16 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं एक जाइगोट के अंदर क्लीवेज द्वारा, तो उस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं, या हिंदी में से तूतक बोलते हैं। अब इस मोरुला में क्या होगा कि ये इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं मिल रही हैं ये व्यवस्थित होंगी, यानी कि इनमें से कुछ कोशिकाएं साइड में आ जाएंगी इस मोरुला के, और एक बोल सकते हैं भाग का निर्माण करेंगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, आउटर सेल मास। यानी कि एक आवरण का निर्माण कर देंगे इस मोरुला के चारों तरफ, जिसको बोलते हैं आउटर सेल मास, और इसी आउटर सेल मास को हम ट्रोपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, यूट्रस के भित्ति के साथ जुड़ करके इसका निर्माण कर देता है प्लेसेंटा, या जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। अभी जो प्लेसेंटा होता है ये कहीं ना कहीं जो पोषण ये पदार्थ होंगे, ऑक्सीजन होगा, उसको क्या करेगा, इस विकसित हो रहे भ्रूण को देगा, यानी कि बच्चे को देता है कौन, प्लेसेंटा ऑक्सीजन को। और इस बच्चे के अंदर जो वेस्ट पदार्थ निकल रहा है, यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे यूरिया हो गया या अन्य कोई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इस बच्चे से उत्पन्न, तो यही प्लेसेंटा क्या करता है, इसे बाहर निकालने का भी काम करता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है बच्चे के विकास में। अब आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर की कोशिकाओं का समूह है, इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास होता है ये क्या करता है, इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं जनन लेयर या जनन स्तर का निर्माण करता है। तो एम्ब्रियोनिक लेयर का कौन निर्माण करेगा, ये एम्ब्रियोब्लास्ट निर्माण करता है। अब आप देखेंगे कि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये क्या होता है, इसके आगे क्या हो रहा है, खाली कैविटी आपको दिख रही है, ये खाली स्थान दिख रहा है। ये जो खाली स्थान होता है इसको हम बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। अब ये ब्लास्टोसील आगे जाकर के दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो इनर सेल मास दिख रहा है ये इनर सेल मास इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ ऐसे इस तरीके से बीच में दो लेयर बना लेगा, और इस वजह से ये जो ब्लास्टोसील है ये दो बोल सकते हैं खाली स्थानों में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर वही संरचना दिखाया गया है कि ये कहीं ना कहीं जो इनर सेल मास आपको दिख रहा होगा ये दो लेयर बना दिया है, जिनमें से ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो नीचे वाला ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये क्या हो रहा है, दो लेयर है, किसकी वजह से बने हैं, तो ये इनर सेल मास की वजह से बने हैं। अब इसके ऊपर की तरफ एक खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, एक खाली कैविटी दिख रहा होगा, और नीचे की तरफ क्या होता है, एक खाली कैविटी दिखता है। तो ये जो नीचे की तरफ एक खाली कैविटी है इसको हम बोलते हैं यॉर्क सैक, और जो ऊपर की खाली कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। अब आप देखेंगे आगे तो ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर आपको दिख रही है, एपीब्लास्ट हो गया, हाइपोब्लास्ट हो गया, इसी से आगे जाकर के क्या होगा, जो तीनों स्तर होते हैं जनन स्तर, जिसको हम बोलते हैं कौन कौन से स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनका निर्माण होगा। कैसे होता है तो आगे देखिएगा आप, अगर हम इसको इस तरीके से वर्टिकली करके देखें, यानी कि इसको हम सामने से देखें, इसको ऐसे पलट दिया अगर, तो इसको सामने से देखा जाए तो इस तरीके से इसकी संरचना होगी, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये एक सीधी रेखा यहाँ पर दिख रही होगी ब्लैक कलर की, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिमेटिव स्ट्रीक। अब ये जो प्रिमेटिव स्ट्रीक है इसके ऊपर ठीक आपको गोल सी संरचना दिख रही होगी, इस गोल सी संरचना को हम बोलते हैं क्या, पी नोड, और पी नोड के ठीक ऊपर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, क्रोनियल एंड। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रिमेटिव स्ट्रीक है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं ये अंदर की तरफ गिरती जाती हैं, यानी कि अंदर की तरफ गिर जाती हैं, और इसके बीच से होते हुए यहाँ पर एक और लेयर का निर्माण कर देती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रिमेटिव स्ट्रीक दिख रहा होगा। अब जो प्रिमेटिव स्ट्रीक है इससे कुछ कोशिकाएं ऐसे नीचे की तरफ आ जाती हैं, और नीचे की तरफ आने पर ये जो आपको रेड कलर की कोशिकाएं दिख रही हैं, इन्हीं कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रिमेटिव स्ट्रीक से निकली हुई कोशिकाएं। अब जो कोशिकाएं होती हैं यही क्या करती हैं, तीसरे जन्म स्तर का निर्माण कर देती हैं इस भ्रूण के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं। यानी कि एक्टोडर्म पहले से ही मौजूद था, जो कि ये आपको ऊपर वाला दिख रहा था जैसे ब्लैक कलर का, ये क्या है, एक्टोडर्म है, और इसके ठीक नीचे ब्लू कलर की जो संरचना दी गई है ये क्या है, एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच क्या होता है, मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है, और ये किसकी वजह से बना है, तो ये बनता है किसकी वजह से, प्रिमेटिव स्ट्रीक से निकली हुई कोशिकाओं की वजह से। अब आप आगे देखेंगे तो ये जो प्रिमेटिव स्ट्रीक आपको दिख रही है इसके ऊपर जो आपको गोल सी संरचना दिखती है इसको हम बोलते हैं प्रिमेटिव पिट। अब जो प्रिमेटिव पिट होता है ये क्या करेगा, तो इससे भी क्या होती है, कोशिकाएं नीचे की तरफ गिरने लगती हैं और एक नलिका या ट्यूब का निर्माण कर देती हैं। आप इस फिगर में देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका एक्टोडर्म, यानी कि ईडी माने एंडोडर्म, और इसके ऊपर ब्लैक कलर का है ये एक्टोडर्म,
और सबसे बीच में क्या होता है, ये है मेसोडर्म। क्लियर है, ये 3 स्तर हो गए आपके। अब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से ये जो कोशिकाएं होती है जिसे प्रिमिटिव पिट बोलते हैं, इससे कुछ कोशिकाएं निकल करके यहाँ पर ऐसे नलिका का निर्माण कर देती हैं, और इस नलिका को क्या बोलते हैं हम, नोटोकॉर्ड बोलते हैं, जो आगे चल करके नोटोकॉर्ड का निर्माण कर देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आगे अगर आप देखें तो इस यहाँ पर आपको तीनों जन्म स्तर आसानी से दिखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर क्या है, ये है एक्टोडर्म, इसके बीच में जो ब्लू कलर रेड कलर का आपको दिख रहा है वो है ये मेसोडर्म, और सबसे अंदर क्या होता है, एंडोडर्म होता है। और यहाँ पर जो ब्लू कलर की संरचना दिख रही है, ये क्या है, यही कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा भ्रूण का विकास होता है, जो कि यूग्मज से क्लीवेज द्वारा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इससे अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस तरीके से भ्रूण का जो रोपण हो यानी कि इम्प्लांटेशन गर्भाशय के आंतरिक भित्ति पर किस तरीके से होता है, और कितने यानी कि 9 महीने का जो समय होता है जिसमें बच्चे का विकास होता है, उसमें कौन से मंथ में किस अंग का विकास होगा, सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।